नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करते हैं बात। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, अपने काफिले को छोटा करने का दिया निर्देश। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा, बिना कोई नई गाड़ियां खरीदे उनके काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को किया जाए शामिल। वैश्विक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री की अपील पर एक्शन मोड में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। अपने काफिले में वाहनों की संख्या में की कटौती, वर्क फ्रॉम होम पर जोर। पुडुचेरी में शपथ ग्रहण, एन रंगासामी ने एक बार फिर ली राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। लोक भवन में उपराज्यपाल ने दिलाई शपथ। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मेहमानों का आने का सिलसिला जारी। भारत की अध्यक्षता में 14 और 15 मई को बैठक का आयोजन। पश्चिम एशिया में शांति समझौते की धूमिल उम्मीदों के बीच लगातार तीसरे दिन वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज। और एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में स्थान बनाकर पदक किया पक्का। 4 अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने जीता कांस्य पदक। तो आपको बता दें कि देश की जनता से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला किया है। आगे बढ़कर खुद प्रधानमंत्री ने अपने काफिले के आकार को काफी ज्यादा कम कर दिया है। जी हां, इसे उनकी हाल की घरेलू यात्रा के दौरान लागू किया गया। एसपीजी प्रोटोकॉल के अनुसार जरूरी सुरक्षा इंतजामों को बनाए रखते हुए गाड़ियों की संख्या कम की गई है। हैदराबाद में अपने भाषण के तुरंत बाद गुजरात और असम में उनके काफिले का आकार कम कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि जहां तक हो सके बिना कोई नई गाड़ियां खरीदे उनके काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल किया जाए। तो पीएम ने अपने काफिले को कम करने के निर्देश दिए हैं और देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे बढ़ते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रहित में अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि ईंधन खर्च को लेकर संयम बरतें। सभी देशवासियों से कहा है कि ईंधन खर्च को लेकर कहीं ना कहीं संयम बरतने का ये वक्त है। पेट्रोल और डीजल की खपत जितनी कम हो उतना ही बेहतर है। जनता से कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे। जहां तक हो सके अनावश्यक जो विदेश यात्राएं हैं उनसे बचने की कोशिश करें। अगर बहुत महत्वपूर्ण है तभी विदेश यात्रा करें, अन्यथा ना करें। वर्क फ्रॉम होम अपनाने की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है और इसी के साथ एक बड़ी बात कही है कि 1 साल तक हो सके तो सोना ना खरीदें। जी हां, ईंधन खर्च को लेकर संयम बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से राष्ट्रहित में आगे आकर ये अपील की है कि इस समय पेट्रोल डीजल की खपत कम करें और हो सके तो 1 वर्ष तक सोने की खरीद ना करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के इस आह्वान से जुड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से ईंधन की खपत को कम करने और अनावश्यक सोने की खरीद न करने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को प्रदेश में व्यवहारिक रूप से
अपनाए जाने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल प्रभाव से 50% की कमी की जाए। तो पीएम की अपील का यह असर देखने को मिल रहा है। राज्यों से ये आह्वान सुनने में आ रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमल करने की बात कही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या को घटाने का फैसला किया है। उनके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत मुख्यमंत्री के काफिले में अब 13 के स्थान पर केवल 8 वाहन होंगे और उनके दौरे के दौरान कोई वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के आह्वान के संदर्भ में उठाया गया है। तो सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट लिखा है और उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश राष्ट्र हित में पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए संकल्पित है। आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। सभी मंत्रीगण भी यात्रा के दौरान न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारी सादगी से कार्यभार को ग्रहण करेंगे। प्रदेशवासियों से भी आग्रह है कि वे सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं क्योंकि राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो पीएम की इस अपील पर अमल जो है वो शुरू हो गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण संबंधी आह्वान का समर्थन करते हुए दिल्ली सरकार के कार्यों में वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या सीमित करने और अनावश्यक वाहनों के प्रयोग से बचने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के समस्त अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी अपने वाहनों में मितव्ययिता बरतें। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी अपने काफिले में जो है गाड़ियों को कम करने का निर्देश दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर जो है स्पष्ट तौर पर नजर आने लगा है। पीएम की अपील पर अमल शुरू हो गया है। एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरी कदम उठाए हैं। अनावश्यक ईंधन के खपत को कम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम मंत्रियों की फ्लीट में 50% की कटौती होगी और काफिले से जो अनावश्यक वाहन हैं वो हट जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम पर भी जोर दिया जा रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम के इस आह्वान पर अपील की है आमजन से कि वो भी जो है पीएम के आह्वान पर अमल करें और खुद अपने वाहनों में कटौती का कार्य शुरू कर दिया है। वर्क फ्रॉम होम पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई भी वाहन रैली नहीं होगी। सीएम मोहन यादव के अधिकारियों को ऑर्डर है कि कोई भी वाहन रैली नहीं होगी। अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटा दी है। 13 की जगह 8 वाहन अब कर दिए गए हैं। सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिया है कि कम से कम वाहनों का ही उपयोग करें। तो लगातार प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री जो हैं अनेक राज्यों के जो एनडीए शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कम से कम वाहनों का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान के सीएम ने भी अपने काफिले में वाहन घटा दिए हैं और जनप्रतिनिधियों को भी निर्देश दिया है कि कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें। भजन लाल जो सीएम हैं उन्होंने निर्देश दिया है कि कम से कम वाहनों का प्रयोग किया जाए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी
पीएम के अपील के समर्थन में सामने नजर आए हैं और कम वाहनों के उपयोग पर उन्होंने जोर दिया है। वाहन इस्तेमाल को सीमित करने का निर्णय लिया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों के सफर को जारी रखेंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश हित में पेट्रोलियम उत्पादों की कम इस्तेमाल, सोने की खरीद को 1 साल तक टालने और विदेशी यात्राओं से बचने की अपील पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि ये देश के सर्वोत्तम हित में है। युद्ध की स्थिति न होने पर भी मितव्ययिता और सादगी भारतीय जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। Prime Ministers as leaders of the country calling for austerity measures is a thing that one has to take consideration of country's welfare, and they have to do it. Yeah. And the present Prime Minister has also done it. It is in the best interest of the country. Sure. Even in the absence of war, the India's way of life, it should be of simplicity and austerity. Yes. That is the basic thing that we should observe and practice. इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर भी खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पिछले 1 दशक या फिर उससे अधिक समय में विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति बदली है। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों के बीच जारी संघर्ष नहीं है, बल्कि असल में ये अस्तित्व और कब्जे की लड़ाई है। The present war of West Asia is, we should not think that it is between 2 countries. Okay. So it is, the thing is, it is survival and occupation, some approach to the whole human life, the world view that I should be the master of everything. These wars are not going to finish the humanity, but definitely it will alter and it will have its influence on human life. भारत 14 और 15 मई 2026 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी करने जा रहा है और इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री और सहयोगी राष्ट्रों के प्रतिनिधिमंडल प्रमुख जो है मुख्य रूप से भाग लेंगे। बैठक के दौरान सभी नेता आपसी हित के तमाम वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन और विस्तृत विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो ब्रिक्स के माध्यम से विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि ब्रिक्स का जो महामंथन है वो भारत की मेज़बानी में 14 और 15 मई को आयोजन उसका होना है और दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ये पूरी बैठक होनी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत की मेज़बानी में 14 और 15 मई को ये आयोजन होना है। दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ये बैठक होगी। रूस, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होंगे, तो ब्राज़ील और चिली भी इसमें भाग लेंगे और सहयोगी राष्ट्रों के तमाम प्रतिनिधि भी में ब्रिक्स के महामंथन में मौजूद रहेंगे। ईरान के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मल्टीलैटरल रिफॉर्म और ग्लोबल साउथ के हितों पर खासतौर पर इसमें ध्यान फोकस होगा। सहयोगी राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहेंगे। खासतौर पर ईरान के विदेश मंत्री भी शामिल होने की जो है उम्मीद जताई जा रही है।
वैश्विक शासन, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर जोर रहेगा। मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स और ग्लोबल साउथ के हितों पर खासतौर पर ध्यान रहेगा। विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। वैश्विक शासन, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर जोर रहेगा। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे ब्रिक्स के जो देशों के विदेश मंत्री हैं, वो विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर इस मौके पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का कहीं ना कहीं लचीलेपन और नवाचार पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। 2025 में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक हुई थी और अब भारत की मेजबानी पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ब्रिक्स के वैश्विक नेतृत्व में नया आयाम जुड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ब्रिक्स का ये महामंथन और भारत तैयार है मेजबानी करने के लिए। ब्रिक्स के वैश्विक नेतृत्व में नया आयाम जुड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की इस बैठक के लिए विदेशी मेहमानों के आगमन का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इसी कड़ी में भारतीय विदेश मंत्रालय ने दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री डोनाल्ड लामोला का नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठक इस साल के अंत में होने वाले पूर्ण ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों का एक प्रमुख हिस्सा है। और इसी क्रम में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भी भारत पहुंचे। सुगियोनो के भारत आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री का नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आएंगे। भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है इस बैठक और इसका मुख्य फोकस क्षेत्रीय स्थिरता, बहुपक्षीय सहयोग पर होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार और ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच रणनीतिक संवाद, साझा हितों पर सहयोग और वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें, पुडुचेरी में एन रंगासामी ने आज 5वीं बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन एन रंगासामी को लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। एन रंगासामी ने 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 4 मई को आए पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के परिणामों में रंगासामी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 30 में से 16 सीटें मिली थी। तो जहां एनडीए शासित 4 प्रदेशों में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो वहीं केरलम में अभी तक मुख्यमंत्री का नाम भी फाइनल नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जहां अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है, तो वहीं कांग्रेस नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। इसकी तस्वीर वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर दिखी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए लिखा है कि दोबारा वायनाड से जीत हासिल नहीं होगी और केरलम के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे।
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में लखनऊ में निधन हो गया है। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के छोटे बेटे थे। प्रतीक यादव को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वे बीजेपी लीडर अपर्णा यादव के पति थे। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और इलाज चल रहा था। आज सुबह उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। खबर की सूचना मिलते ही अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे पूरे नेटवर्क की परतें भी खुलती जा रही हैं और कई अहम जानकारियां और सुराग सामने आ रहे हैं। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के आईजी अजय पाल लांबा के अनुसार संदेह के आधार पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को सीबीआई के सामने पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर सीकर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर और एसओजी की टीमों ने मिलकर उन लोगों से पूछताछ की है जिनके पास नीट परीक्षा 2026 का पेपर पहुंचने की संभावना जताई गई थी। करीब 150 से ज्यादा अभ्यर्थी, उनके मित्र और अभिभावकों से पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली है। पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले राजस्थान में हरियाणा के एक व्यक्ति द्वारा भेजा गया। पूछताछ से पता चला कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र के नासिक से आया था। करीब 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी और उनके मित्र, अभिभावक, उनसे पूछताछ के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि ये परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पूर्व राजस्थान में एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है, उसके द्वारा भेजा गया। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र नासिक से आया था। कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो हैं, उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। और पश्चिम एशिया संकट के लंबा खिंचने की आशंका के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चिंता बनी हुई है। मंगलवार को भी अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई, तो वहीं शेयर बाजारों में गिरावट आई। ब्रेंट, नॉर्थ सी क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दोनों ही 3% से अधिक बढ़ गए, जिससे तेल बाजारों में सुधार दिखा। और इस बीच अमेरिका के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के ताजा आंकड़ों के सामने आने के बाद अप्रैल में सीपीआई में 3.8% की बढ़ोतरी हुई है, जो मार्च के 3.3% से अधिक है। ये पिछले 3 वर्षों में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। वॉल स्ट्रीट के प्रमुख शेयर सूचकांक मंगलवार को गिर गए, जबकि डॉलर की कीमत में वृद्धि हुई है। वॉल स्ट्रीट पर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 56.09 अंक बढ़कर 49,760.56 पर पहुंचा, जबकि S&P 5,011.88 अंक गिरकर 7,400.96 पर और नैस्डैक कंपोजिट 0.71% गिरकर 26,088.20 पर बंद हुआ। बात करें खेलों की तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जारी एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के लक्ष्य फोगाट ने अंडर 17 वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य ने 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया के सियोंग मिन ली को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे भारत के 4 अन्य मुक्केबाजों को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।